तो देखो अभी फिलहाल जो ब्लड लाइन से गए वो ऐसा चल रहा है कि तुम किसी पे विश्वास कर नहीं सकते, चाहे वो सैमी ज़ेन हो चाहे वो जेकब फार्ट हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज लग रहा है पॉल हेमन को जो फोन नहीं लगा रूमर रेंज का उसके पीछे कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन थे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं यूएफसी के रिसेंटली एक इवेंट के साथ में, जहां पर ट्रिपल एच जाते हैं और ट्रिपल एच यूएस के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प से मिलते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स ट्रम्प रेसलिंग के बहुत बड़े फैन है, यूएफसी वगैरह के बहुत बड़े फैन है, उनकी डायना वाइट, विंस मैकमैन, इन सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। तो हुआ क्या, जब यूएफसी का इवेंट होता है तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प स्पॉट किए गए, वो मस्त अपना एंजॉय कर रहे थे और वहां से हमारे ट्रिपल एच आते हैं और ट्रिपल एच हैंडशेक वगैरह करते हुए नजर आए और एक अच्छे तरीके से ग्रीट करते हुए नजर आए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प को। तो ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रम्प का रिसेंट टाइम में इलेक्शन में जीतना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई कहते हैं ना इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा साइन नहीं है, यूएफसी वालों के लिए भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर जो मेन बंदा है वो तुम्हारा दोस्त रहेगा तो तुम्हें हेल्प मिलने वाली इवेंचुअली कहीं ना कहीं से। इसके अलावा स्टेफनी मैकमैन ने भी इस इवेंट को अटेंड किया था, फोटो तुम लोग देख पा रहे होगे, ट्रिपल एच एंड स्टेफनी दोनों थे इस इवेंट के अंदर। एंड फैन स्टेफनी को देख के काफ़ी वो हुए कि हाँ भाई चलो स्टेफनी मैकमैन एक लंबे टाइम बाद दिखी कहीं ना कहीं एक फोटो वगैरह के अंदर। एंड इवन काफ़ी सारे फैंस का ऐसा भी मानना है कि उन्हें एक बार फिर से टेलीविजन के ऊपर अपनी रिटर्न करनी चाहिए। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रॉ नेटफ्लिक्स के बारे में जुड़ी है। हम लोग ये जानते हैं कि साल 2025 का जो पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा वो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाला है। वैसे मेरे हिसाब से इंडिया के जो पूरे टेलीविजन के राइट्स हैं वो सोनी लिव के पास ही रहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स बाकी जगह के ऊपर जब ये चीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर जा रही, तो रीसेंट टाइम में जो मैच हुआ था ना जेक पॉल और माइक टाइसन के बीच में, तो इस वाले मैच के बाद ना एक बहुत अच्छी खासी टेंशन बन गई है फैंस के मन में, क्योंकि अगर तुमने देखा वो वाला मैच तो उस मैच के ऊपर ना बहुत तगड़ी वाली व्यूअरशिप आई थी। इस चक्कर में नेटफ्लिक्स ही क्रैश हो गया था। वो पूरा मैच तुम्हें लोडिंग में ही बीत जाएगा, तुम्हें लगेगा तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, बट वहाँ पर नेटफ्लिक्स का सर्वर क्रैश हो गया था। इवन रीसेंट टाइम एक रिपोर्ट सॉर्ट ऑफ आई है सामने और उसके हिसाब से जो कंकरेंट हाईएस्ट व्यूअरशिप गई है वो 65 मिलियन गई थी। तुम लोग समझ रहे हो, लाइव शो एक चल रहा है वहाँ 65 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो वो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं बना देगा भाई, किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रैश करने में मजबूर कर देगा। बाय द वे डब्ल्यूडब्ल्यूई इनसाइडर्स का यहाँ पर पूरा ऑपोजिट रिएक्शन है। उनके हिसाब से जब रेसलिंग जैसे इवेंट जो है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर 1-2 महीने बाद जाएंगे, स्पेशली इस वाले सीन के बाद, तो नेटफ्लिक्स वाले अपना सर्वर अपडेट करेंगे और चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। इवन यहाँ पर जो कि मारा जा रहा है बैक स्टेज के ऊपर कि भैया अगर हम लोग जेक पॉल और जो माइक टाइसन का मैच था वैसा कुछ बड़ा करवाते तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन वो ऑर्डिनरी रॉ का अपना जो एपिसोड है वहां पर रन करेंगे, तो वहां पर ऑफ कोर्स 1, 2, 3, 4 मिलियन, 5 मिलियन मैक्स, 5 मिलियन से जाएगी नहीं, मैं कह रहा हूँ ना मैक्स टू मैक्स एकदम इम्पॉसिबल वाली चीज़, तो उससे ऊपर मुझे लगता है नहीं व्यूअरशिप जाने वाली है। लेकिन ऑफ कोर्स 65 मिलियन व्यूअरशिप को मेंटेन करके रखना नेटफ्लिक्स सर्वर के लिए बहुत बड़ी बात थी, दैट्स व्हाई वो क्रैश हुआ। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। बात में जेकब फार्टू के बारे में करूंगा, बिकॉज लग रहा है जेकब फार्टू जो है वो भी विश्वास करने वाले ज़्यादा कुछ खास है नहीं ब्लड लाइन 2.0 के अंदर, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि मे बी वो रोमन रेंज की तरफ है या फिर वो रोमन रेंज को भी एक्नॉलेज करते हैं। तुमने अगर ये ब्रॉल देखी होगी पूरी ब्लड लाइन ओजी वाले, और जहां पर ब्रॉन्सन रीड आके सोलो सिकोय को ज्वाइन करा, उन्होंने अटैक वटैक किया, तो यहाँ पर एक फेस ऑफ होता है रोमन रेंज एंड जेकब फार्टू के बीच में। इस पूरे फेस ऑफ के दौरान क्या हुआ कि पहले रोमन रेंज जेकब एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अचानक से जेकब दोनों अपने हाथ जोड़ते हैं रोमन रेंज के सामने और उसे हैंड रेस करते हुए नजर आए, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ जो एक्नॉलेजमेंट वो सोलो के लिए करते हैं वो रोमन रेंज के सामने उन्होंने कुछ सेकंड के लिए किया। इसके बाद इन दोनों की ब्रॉल चालू हो गई, तो फैंस यहाँ पर इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं क्या जेकब एक्नॉलेज कर रहे हैं रोमन रेंज को, या फिर जेकब ये कह रहे हैं कि भैया मैं तुम्हें ट्राइबल चीफ मानता हूँ, अब मैं सोलो के साथ टेम्परेरी हूँ, यानी कि इवेंचुअली आने वाले टाइम में जेकब बीट्रे करने वाले हैं सोलो को और वो आके रोमन रेंज के साथ ही ज्वाइन हो जाएंगे। अब देखो ये छोटी छोटी डिटेल्स तुम लोग जानते हो ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और आगे जाके चीज़ें वैसी ही होने वाली हैं। अब जैसे पॉल हेमन का फोन नहीं लग रहा था या फिर रोमन रेंज ने जब कॉल किया वो चीज़ कनेक्ट नहीं हुई, तो फैंस उस चीज़ को उस वाले सोलो के सेगमेंट से जोड़ रहे हैं जब उन्होंने रोमन रेंज को पॉल हेमन ने कॉल करने का ट्राई किया और सोलो ने वो फोन तोड़ दिया था अपने पैरों से रिंग के बीचों बीच में रेसलमेनिया के बाद। तो फैंस सोच रहे कि भाई उसके कारण शायद पॉल हेमन का फोन ना लग रहा हो, तो कहीं ना कहीं जेकब वाली चीज़ भी आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कोई ना कोई बड़े सिनेरियो की तरफ ले जाएगी, जब जेकब फार्टू शायद रोमन रेंज को ज्वाइन करते हुए नजर आए या रोमन रेंज को एक्नॉलेज करते हुए नजर आए। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और इस बार ये पॉल हेमन के बारे में ही जुड़ी है। पॉल हेमन को लेकर हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो मैंने एक एंगल तो बता दिया कि क्यों शायद पॉल हेमन का फोन नहीं लग रहा था या फिर जब रोमन रेंज ने कॉल किया वो आउट ऑफ सर्विस नंबर आ रहा था, लेकिन फैंस ने रिसेंटली एक और बड़ी चीज स्पॉट की है और ये स्पॉट की है ब्लड लाइन के बैक स्टेज सेगमेंट में। ये जस्ट वो वाला मोमेंट है जब सोलो की एंट्री हो रही थी, पूरी ओजी ब्लड लाइन पीछे बैठी थी, जी उसो ने रोमन को कहा भैया तुम्हें कॉल करने की जरूरत है, एंड अचानक से सोलो आते हैं स्क्रीन के ऊपर और जो पीछे तुम्हें लेफ्ट साइड पे
टेलीविजन देखने के लिए मिल रहा है, वहाँ सोलो की एंट्रेंस प्ले हो जाती है। इसके बीच में फैंस ने इस बात स्पॉट की कि अचानक से सैमी ज़ेन ने क्या किया है, अपनी पॉकेट से उन्होंने एक फ़ोन निकाला है और वो फ़ोन सीधा जो पीछे कुशन पड़ा हुआ उसके ऊपर फेंक दिया, जो सोफ़ा पड़ा है उसके ऊपर फेंक दिया। अब ये जो चीज़ है शायद ये भी एक बहुत बड़ा एंगल आने वाले टाइम में बन सकता है। बहुत सारी फैन थ्योरी ये भी है कि मे बी ये फ़ोन रोमन रेंस का हो सकता है और पॉल हेमन को जो नंबर है वो जानबूझ के गलत सेव कर दिया या फिर गलत कर दिया, ऑल्टर कर दिया है सैमी ज़ेन ने, ताकि रोमन रेंस कॉल ही ना कर पाए पॉल हेमन को। और एक तरह के जो सैमी ज़ेन है वो रोमन रेंस के खिलाफ हैं, वो जस्ट अपना बदला ले रहे हैं, वो एक्चुअल में सोलो के साथ में है। और एक कहते हैं ना सीक्रेट एजेंट, डबल एजेंट बनने वाला काम वो यहाँ पर कर रहे हैं सैमी ज़ेन। दैट्स व्हाई नहीं चाहते कि पॉल हेमन से रोमन रेंस की बात हो पाए। ऑन दी अदर हैंड काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सैमी ज़ेन में भी द रॉक से मिले हुए हो सकते हैं और ये वो रीज़न है रॉक ने ऑर्डर किया हो कि भाई रोमन किसी तरीके से भी पॉल हेमन से बात ना कर पाए। दैट्स व्हाई सैमी ज़ेन ने उस चीज़ को चेंज कर दिया। अब काफ़ी सारे फैंस का भी मानना है कि भाई कहीं ना कहीं मे भी ऐसा हो सकता है जस्ट फॉर अ मेयर सेकेंड कि ये कुछ स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा डिटेलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा ब्लड लाइन स्टोरी के अंदर हर एक छोटी छोटी जो डिटेल है वो इंपॉर्टेंट रहती है। अब क्या सैमी ज़ेन रोमन के साथ है या फिर नहीं, ये तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में पता लग ही जाएगा। लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या है, जो सैमी ज़ेन के एक्शंस हैं वो जस्टिफाइड है या फिर नहीं? अगर तुम्हारे हिसाब से भी सैमी ज़ेन ने उस फोन के साथ कोई कारनामा किया है, बिकॉज कंफर्म नहीं है वो सैमी का फोन था या फिर रोमन रेंस का। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।